जी स्टूडेंट, सॉरी 40 मिनट मुकम्मल हो गए थे। तो इसमें आपके पास जो है एनर्जी और टाइम का आपको प्रोडक्ट चाहिए। तो एनर्जी और टाइम के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा आपके पास है। यहाँ पे डेल्टा ई इज इक्वल टू एस सी ओवर लैम्डा, और आपके पास जो टाइम जितना चाहिए जिसमें वो डी एक्साइट हो रहा है, तो वो डेल्टा टी क्या है, डेल्टा एक्स ओवर सी। तो आप डेल्टा टी इज इक्वल टू डेल्टा एक्स ओवर सी और एनर्जी टाइम, इनको आपने दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि मुझे एनर्जी टाइम चाहिए। दोनों को मल्टीप्लाई करके आपके पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज अप्रोक्सीमेटली एच। तो अगर इसे आप इसमें सिस्टमेटिक एरर वगैरह को भी डाल लें तो वो आपके पास आ जाएगी एच डैश। तो ये वही वैल्यू आ गई, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू एच डैश। और एनर्जी और टाइम आपको पता है स्केलर क्वांटिटियां, लिहाजा इनके एक्स वाई और जेड एक्सिस को डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो ये आपके पास टोटल अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आ गया। इसमें मैं आपको फिर बता दूं, तीनों पॉइंट आपने लिखने हैं, पोजीशन मोमेंटम, पोजीशन वेलोसिटी और एनर्जी और टाइम। ये तीनों को आपने पहले डेफिनेशन, फिर एक्सप्लेनेशन, एक्सप्लेनेशन ज्यादा लंबी नहीं लिखनी, मैथमेटिकली हो सके तो उसे डायग्राम बना के बताएं, जैसे मैंने डायग्राम बना के आपको बताया है, ताकि एग्जामिनर को आपके थ्योरी पढ़ने की जरूरत ही पेश ना आए। और उसके बाद तीनों लिखे, एंड पे कंक्लूजन। कंक्लूजन ये बताता है कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आपको डुअलिटी ऑफ लाइट या डुअलिटी ऑफ वेव या है उसके अंदर मौजूद दो चीजों को, माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को आप साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते। तो ये आपके पास था अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। और बहुत ज्यादा है, मैं बार बार कहता हूँ इनको बिल्कुल टॉपिक्स को छोड़िएगा ना। आगे मैं फोकस्ड और बड़ी टारगेटेड स्टडी कराता हूँ, ताकि आप कम से कम 150-60 तक नंबर ले लें। तो कैसा मर्जी मुश्किल पेपर हो, जितना मर्जी मुश्किल पेपर हो, आप 140-50 से कम नहीं जाएंगे, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। 2021 का पेपर मुश्किल था सेकंड, लेकिन आप उसको पढ़ें तो इजीली मेरे 12 लेक्चर लेने के बाद आप खुद कहेंगे कि हाँ सर, हम आसानी से कर सकते हैं। जी नेक्स्ट टॉपिक है स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। इस बात को यहाँ पे क्लियर कर लें कि स्क्रोडिंगर टाइम की दो इक्वेशंस हैं, एक इंडिपेंडेंट है और एक डिपेंडेंट है। जो डिपेंडेंट है वो पूरी बुक में कहीं पे भी आपको नहीं मिलेगी, वो मैं आपको अपने आखिरी 2 लेक्चर में मिसलेनियस टॉपिक्स जहाँ कवर कराता हूँ अपने नोट्स में से, मैं लिखा हुआ है उसमें से कराऊंगा, वो है टाइम डिपेंडेंट। अब ये जो पूछ रहा है ये है टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। पीएमएस के अभी पिछला जो पीएमएस हुआ है उसमें टाइम डिपेंडेंट आई थी, टाइम इंडिपेंडेंट नहीं आई। सीएसएस 2019 में टाइम इंडिपेंडेंट आ गई थी और 21 में आई नहीं। तो अब आपके पास चांसेस बहुत ज्यादा हैं एक इक्वेशन आने के। दोनों इक्वेशन तैयार हो तो 10 नंबर आपके पक्के हैं। तो स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन, स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन है क्या? ये जो डी ब्रोगली वेव है, इस डी ब्रोगली वेव के जो प्रॉपर्टीज हैं उसको डिस्कस करने के लिए स्क्रोडिंगर ने अपनी वेव की इक्वेशन दी थी, उसे स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन कहते हैं। आपको याद हो ना हो, मैंने आपको जब क्लासिकल वेव पर आ रहा था और वेव्स का जब मैंने चैप्टर शुरू कराया था, तो मैंने वेव्स पर आपको एक वेव इक्वेशन कराई थी कि सिग्मा स्क्वायर वाई सिग्मा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर एक्स ओवर सिग्मा टी स्क्वायर। ये मैंने वेव इक्वेशन हमने वहां पे निकाली थी। जो मेरे साथ थे उन्होंने इसको लाजमी उन्हें याद होगा, ये क्लासिकल वेव इक्वेशन थी। और इट जस्ट डिफाइन द वेव लेंथ ऑफ वेव, कि जब वेव सिर्फ वेव लेंथ होती है उसमें आपके पास मैटर इन्वॉल्व नहीं था, क्योंकि क्लासिकल फिजिक्स में मैटर की तो बात ही नहीं थी। ये तो डी ब्रॉगली ने आके वेव दी जो आपको बताती थी कि वेव कैन एक्ट एज अ मैटर। अब हम देखेंगे कि वो जो वेव जो एक रेडिएशन भी रखती है और वो मैटर के तौर पे भी एक्ट करती है, उसकी आपके पास डी ब्रोगली वेव क्या होगी, सॉरी उसकी वेव इक्वेशन क्या होगी। और उस वेव इक्वेशन को जिस बंदे ने निकाला वो स्क्रोडिंगर की टाइम इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यह है कि आपके पास जो फाइनल वेव इक्वेशन आएगी उसमें टाइम नहीं होगा। और एक है टाइम डिपेंडेंट, उसका मतलब है जो आप फाइनल इक्वेशन निकालेंगे उसमें टाइम होगा, अगर उसे खोल के देखा जाए। मैं अभी आपको बताऊंगा। अब ये स्क्रोडिंगर टाइम
इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट दोनों पूछता है, डेफिनेशन यही है। स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन डिस्क्राइब द मोशन ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एंड इट्स वेव नेचर, सिंपली इट डिस्क्राइब्स द प्रॉपर्टीज ऑफ डी ब्रोगली वेव इक्वेशन। ये आपको बताता है। आपने इसको निकालने के लिए दो चीजें जहन में रखनी है कि आप क्लासिकल वेव इक्वेशन और डी ब्रोगली वेव इक्वेशन दोनों को इस्तेमाल करते हैं, मर्ज करते हैं, दोनों की कपलिंग करते हैं और एक नई वेव निकालते हैं जो कि आपको क्या कहलाती है, स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। तो क्लासिकल वेव इक्वेशन जो ये है, इसी को अगर थोड़ा वेव फंक्शन के फॉर्म में लिखा जाए तो क्लासिकल वेव इक्वेशन आपके पास ये बनती है, ग्रेडियंट का स्क्वायर, ग्रेडियंट स्क्वायर फ्लक्स इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर, ये वेव फंक्शन है। ठीक है, फाई जो है यहाँ पे वेव फंक्शन है कि जब एक वेव जो है आपके पास मूव करती है किसी भी स्पेस और टाइम में, तो उसका जो उस वेव को जो फंक्शन डिफाइन करता है उसे हम वेव फंक्शन कहते हैं। तो ये वेव फंक्शन है आपके पास। इसी इक्वेशन को ये उसने क्लासिकल वेव इक्वेशन को वेव फंक्शन के तौर पर ऐसे लिखा हुआ है, सिग्मा स्क्वायर वेव फंक्शन इज इक्वल टू 1/v स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर फाई ओवर सिग्मा टी स्क्वायर। और ये ग्रेडियंट है, और ग्रेडियंट मैंने आपको वेक्टर्स वाले अपने पेपर 1 के 3rd लेक्चर में, 4th लेक्चर में, 2-3 लेक्चर्स में हमने वेक्टर्स को डिस्कस किया था, आपको याद हो तो आपने अब क्या करना है, आपने इस वेव की एक एक चीज को खोलना है, एक एक चीज को खोल के उसकी वैल्यू निकालनी है। उस वैल्यू निकाल के आपने उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना है। अब देखें ये आपके पास ग्रेडियंट है, और जब मैं आपको वेक्टर्स में ग्रेडियंट पढ़ा रहा था, ये ग्रेडियंट का स्केयर है। ग्रेडियंट का स्केयर का मतलब है ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये ग्रेडियंट के दो वेक्टर्स का प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट। तो ग्रेडियंट आपको पता है क्या होता है, सिग्मा ओवर सिग्मा एक्स आई, ये प्रूव किया था हमने, याद करें सारा, प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा वाई जे प्लस सिग्मा ओवर सिग्मा जेड के, मैंने मॉक में भी दिया था। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ग्रेडियंट का स्केयर ये आ गया। ओके, तो इसकी वैल्यू हमने निकाल ली। आपने एक एक चीज की वैल्यू निकालते जाना है, बस आपका ये काम है। आपने सिग्मा ग्रेडियंट के स्केयर की वैल्यू निकाल ली। अब नेक्स्ट आपके पास इस ग्रेडियंट के स्केयर की वैल्यू को पुट कर दें, ये तो ये आ गया सिग्मा स्केयर एक्स सिग्मा ओवर सिग्मा स्केयर एक्स स्केयर, ये फ्लक्स आ गया, प्लस क्योंकि ये फ्लक्स ये सबको अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो आपने वेव फंक्शन है सबको अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इज इक्वल टू 1/v स्केयर सिग्मा स्केयर फ्लक्स ओवर सिग्मा टी स्केयर, ये आपके पास आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने 1/v स्केयर की वैल्यू निकालनी है, फिर आपने सिग्मा स्केयर फाई ओवर सिग्मा टी स्केयर की निकालनी है, फिर आपने इन तीनों की वैल्यू निकालनी है और इन सब की वैल्यूज को इस वन इक्वेशन में पुट कर देना है, और पुटिंग करने के बाद आपके पास आंसर आ जाएगा। इसकी पुटिंग करना ही मुश्किल काम है। तो देखें, अब आपने 1/v स्केयर निकालना है। अब आपके पास फॉर एग्जाम्पल एक पार्टिकल है, ये एक बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर पार्टिकल है, और पार्टिकल से जो वेव एसोसिएटेड है वो ये वेव है। अब इस पार्टिकल के अंदर उस वेव की एनर्जी जो है वो सम होगी इसकी काइनेटिक एनर्जी और इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है उस पे। जो वेव इस बॉक्स के अंदर कैद है, और हमें यकीन है कि जो वेव कैद है उसके अंदर कहीं पे पार्टिकल भी मौजूद है जिसकी वजह से वेव पैदा हो रही है, जो कि डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट था। क्योंकि आपके पास जो क्लासिकल वेव थी उसमें ये कॉन्सेप्ट नहीं था, इसलिए अब हम क्लासिकल वेव को ऐसे एक्सप्लोर करेंगे कि हम डी ब्रोगली के कॉन्सेप्ट को इसमें इनकॉर्पोरेट करें। तो आपके पास टोटल एनर्जी जो इस बॉक्स में मौजूद है वह काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर आ गई, पोटेंशियल एनर्जी हमने v नॉट लिख ली। यहां से आपने mv स्क्वायर निकाल लिया, क्योंकि मेरा मकसद मेन v स्क्वायर निकालना है इन द फॉर्म ऑफ वेव लेंथ। तो v स्क्वायर m स्क्वायर v स्क्वायर ये आ गया। आप mv खाली ने तो हमारे पास ये चीज आ गई। ये अभी हम ऊपर करके भी आ रहे हैं उसमें इस तरह की फॉर्म को डेविसन में। तो लैम्डा जो आपके पास यहाँ पे आपने यूज किया है किसको, यहाँ पे आप डी ब्रोगली वेव को यूज करेंगे, लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। यहाँ से mv की वैल्यू पुट कर दें इधर, तो लैम्डा इज इक्वल टू h/√2m e माइनस v नॉट, ये आपके पास वेवलेंथ आ रही है। अब आपको पता है वेवलेंथ बराबर होती है v/f के, v इज इक्वल टू f लैम्डा। यहाँ पे वेवलेंथ की वैल्यू पुट करें, v/f इज इक्वल टू h/√2m e माइनस v नॉट। मुझे v खाली नहीं चाहिए, मुझे v स्क्वायर चाहिए। इसका स्क्वायर ले लें दोनों तरफ,
तो वी स्केयर ओवर एफ स्केयर ये आ गया, एफ स्केयर को वहां मल्टीप्लाई कर दें तो मेरे पास वी स्केयर का जो रेसिप्रोकल आ जाएगा वो आ जाएगा 1/v² इज इक्वल टू 2m/e माइनस वी नॉट ओवर एस स्केयर एफ स्केयर। तो आपके पास जो E है, E आपके पास टोटल एनर्जी है, वी नॉट आपके पास पोटेंशियल एनर्जी है, और M आपको पता है मास उस इलेक्ट्रॉन का है जिसके साथ वेव एसोसिएटेड है, और 1/v² वेलोसिटी का स्केयर। तो आपके पास ये इक्वेशन जो है इसमें वी स्केयर आ गया, आपने वी स्केयर भी निकाल लिया। अब आपका नेक्स्ट काम है सिग्मा फ्लक्स ओवर सिग्मा टी निकालना। यानी आपके पास ये जो फ्लक्स है, ये जो मैं इसे इन शॉर्ट फ्लक्स कह रहा हूँ, वैसे दिस इज वेव फंक्शन। इस वेव फंक्शन का आपने पहले डबल डेरिवेटिव लेना है, पार्शियल डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर आपने इसका ही वेव फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। इन तीनों एक्सिस पे लेकर उनका स्केयर लेकर उसे जमा करें, और इधर से टाइम का डबल डेरिवेटिव लेकर वी स्केयर सब की वैल्यू पुट करें, और एंड पे आपके पास श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन आ जाएगी। अब हम देखते हैं वेव फंक्शन क्या पे है, जिस वेव फंक्शन का आपने पार्शियल डेरिवेटिव लेना है। तो वेव फंक्शन आपके पास जो कि वेव का फंक्शन है, जो कि वेव को डिफाइन करता है एक्स वाई जेड और टाइम टी सब एक्सिस स्पेस और टाइम में। तो अब आपको पता आना चाहिए कि अब हम टाइम ले रहे हैं, टाइम आपके पास इसलिए ले रहे हैं हम क्योंकि वेव जो होती है, ये हम बात कर रहे हैं पार्टिकल की, और पार्टिकल की वेलोसिटी इंतहाई ज्यादा और मास कम है, लिहाजा इट कैन मूव विद द स्पीड ऑफ लाइट। तो लिहाजा इसमें रिलेटिविटी ऑफ टाइम भी इन्वॉल्व होता है, इसलिए अब हमें टाइम को भी इसमें इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। तो वेव फंक्शन अगर लें और आपकी वेव जो है रिजल्टेंट के तौर पर साइन वेव बन रहे या कोसाइन वेव्स बने, तो वेव फंक्शन को आप ऐसे लिख सकते हैं कि वेव फंक्शन आपके पास बराबर है साई ई आई ओमेगा टी। ये साई जो है ये आपको कोऑर्डिनेट्स के बारे में बता रहा है, और ई आई ओमेगा टी जो है ये आपको जो है टाइम के बारे में बता रहा है, जो कि एंड पे आपके पास खत्म हो जाएगा, इसलिए हम इसे टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन कहते हैं। तो आपके पास जो वेव फंक्शन है वो दरअसल इस चीज को आपने याद रखना है, ये मैथ का एक फिनोमिना है कि आपके पास वेव फंक्शन बराबर है साई ई आई ओमेगा टी। अब आपने क्या करना है, आप अपनी ऊपर वाली इक्वेशन को देखें, उसमें पहले आपने निकालना था पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ वेव फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आपने डबल पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ वेव फंक्शन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आप पहले इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। साई वैसे का वैसे आ गया, ई आई ओमेगा टी है क्योंकि टाइम इसमें इन्वॉल्व है, तो ई आई ओमेगा टी का आपको पार्शियल डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, वो आई ओमेगा आ गया, और ई आई ओमेगा टी वैसे ही आ गया क्योंकि आप ई आई ओमेगा टी का लेंगे तो आई ओमेगा आ जाएगा। फिर इसका दोबारा डेरिवेटिव लें, मुझे डबल डेरिवेटिव लेना है, फिर आई ओमेगा का स्केयर आ जाएगा, और ई आई ओमेगा टी वैसे ही आ गया। तो आई का स्केयर आपको पता है आयोटा का स्केयर -1 होता है, क्योंकि आयोटा जो है वो आपको पता है √-1 होता है, तो आयोटा स्केयर माइनस ओमेगा स्केयर। और ये साई खाली लिखें, साई का मतलब अंडरस्टूड है कि ये जो है एक्स वाई जेड में चीज को डिफाइन कर रही है। तो आपके पास सिग्मा स्केयर वाई ओवर सिग्मा एक्स टी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्केयर फाई ई आई ओमेगा टी आ गया। ये आपने पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये आपने डबल पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लिया। आपको इस क्वेश्चन की एक और रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, आपने ये भी निकाल लिया। अब आपने ये तीनों फैक्टर निकालने हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड। इसको देखें हम, अब इसने यहाँ पे अलग अलग नहीं निकाले, डायरेक्ट निकाले हैं, आपको पेपर में अलग अलग निकालना पड़ेंगे। मैं आपको बता देता हूँ कि ये इंतहाई आसान है, सिर्फ इसे थोड़ा सा। अब आपने इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स लेना है, इसका डेरिवेटिव। आप इसका पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लें तो ये आपके पास बिल्कुल सही आएगा। आई आई ओमेगा टी जो है ये आपके पास जो है इसका आपके पास डेरिवेटिव जो है कुछ नहीं, मतलब आई ओमेगा टी का नहीं आएगा, तो आई ओमेगा टी आपके पास वैसे ही रहेगा। और जो आपके पास ये जो साई है ना, इस साई का सिर्फ एक्स आपके पास आएगा, ठीक है। साई खाली एक्स लिख लें या खाली एक्स खाली साई लिख लें। तो इस चीज का अगर सिंगल डेरिवेटिव लूं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है जनाब, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इट विल बी इक्वल टू साई ई आई ओमेगा टी।
और अगर इसका डबल डेरिवेटिव लिखा जाए सिग्मा साई ओवर सिग्मा एक्स, तो वो भी आपके पास सिग्मा स्क्वायर साई ओवर सिग्मा एक्स स्क्वायर आपके पास इस तरह आ जाएगा, ठीक है ना। इसी तरह अगर मैं डबल डेरिवेटिव लूँ वेव फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो आ जाएगा सिग्मा वेव फंक्शन डिवाइडेड बाय सिग्मा वाई, ठीक है, और इधर सिग्मा साई ओवर सिग्मा वाई आएगा, और ई आई ओमेगा टी डबल लेंगे तो सिग्मा साई स्क्वायर ओवर सिग्मा वाई स्क्वायर हो जाएगा। इसी तरह जेड का क्या होगा, सिग्मा स्क्वायर साई ओवर सिग्मा जेड स्क्वायर ई आई ओमेगा टी। तो आपके पास जब इन तीनों का अलग अलग कोऑर्डिनेट का डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट लिया जाएगा, तो फिर आप उन सबको एंड पे क्या कर देंगे जनाब, प्लस कर देंगे। तो आपके पास तीनों डेरिवेटिव ये आ जाएंगे जब सबको जमा करेंगे, सिग्मा स्क्वायर सब में ये आ रहा है, ये आ रहा है, और तीनों में ये चीज कॉमन है। आप इसे खुद प्रैक्टिस करें, ना हो तो मुझे बताइएगा, मैं इसको एक 2-3 मिनट की वीडियो बना के आपको सेंड कर दूंगा। तो ये आपके पास आ गई लेफ्ट हैंड साइड का सिग्मा स्क्वायर पाई ओवर ये सारा आ गया, और ये राइट हैंड साइड आ गई। अब देखिए मेरी जो बेसिक इक्वेशन थी जिसे मैं कपल कर रहा हूँ, जिस क्लासिकल इक्वेशन को यूज कर रहा हूँ, उसमें हमने ये भी निकाल लिया, इसकी वैल्यू भी निकाल ली, इसकी वैल्यू, सबकी वैल्यू जो हमने निकाली है वी स्क्वायर की, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डबल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू कोऑर्डिनेट, उन सब को आप इस इक्वेशन में पुट करें। पुट करने के बाद आपके पास ये चीज आ जाएगी, ये वाली इक्वेशन। अब इस पे काम करते जाएं। अब देखें ये 3 डायमेंशनल इक्वेशन है, क्योंकि इसमें एक्स वाई जेड एक्सिस तीनों शामिल हैं। ई आई ओमेगा टी से ई आई ओमेगा टी को काट दें, ये अभी 3 डायमेंशनल चाह रही है। इसी तरह 2 पाई एफ है, इसकी वैल्यू खोलें, आपके पास 4 पाई स्क्वायर आएगा, 4 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 पाई स्क्वायर, एफ स्क्वायर से एफ स्क्वायर कट जाएगा, तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई। अब आप इसको इस तरह नीचे खोलते जाएं, तो ये आपके पास फाइनल इक्वेशन आ गई, इसको कहेंगे 3 डायमेंशनल इक्वेशन। अब यहाँ पे अगर पेपर में एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालें 3 डायमेंशनल, तो आपका आंसर यहाँ तक होगा, ये स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट 3 डायमेंशनल वेव इक्वेशन है। अगर वो आपको कह रहा है कि 3 डायमेंशनल नहीं, वो कह रहा है स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन निकालें, तो आप फिर 1 डायमेंशन निकालेंगे। 1 डायमेंशन का मतलब है इन दोनों को छोड़ दें, ये 0 हो जाएंगे, आपके पास आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर साई ओवर सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू -2m e माइनस वी नोट ओवर h बार स्क्वायर इनटू साई। ये आपके पास 1 डायमेंशन है। इस 1 डायमेंशन को मजीद आप कर सकते हैं, ये h स्क्वायर और 2m ये पूरा फैक्टर जो है इसको इस साइड पे ले गए, ये बराबर आ गया e माइनस वी नोट इंटू साई, ठीक है, e माइनस वी नोट इंटू साई, ई साई माइनस वी नोट साई, ये आपके पास आ गया। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, ठीक है, ये वी नोट जो साई है इसको यहाँ पे ले जाएं, तो आपके पास इक्वेशन बन गई माइनस एस के ओवर 2m प्लस वी नोट साई इज इक्वल टू ई साई। यहाँ से साई को कॉमन ले लें, साई यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो यहाँ से साई कॉमन आ गया, यहाँ से ई साई आ गया। इस पूरे फैक्टर को यहाँ तक आपको इक्वेशन को प्रूव करना है। अगर वो 1 डायमेंशन कह रहा है या बस वे स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन पूछ रहा है, तो ये जो फैक्टर है इस फैक्टर को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन फंक्शन, या ये हैमिल्टोनियन है इस सिस्टम का। हैमिल्टोनियन के बारे में कल पूरा आगे हम लॉन्ग क्वेश्चन करेंगे पोस्टुलेट ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स में, वो कल की बात है। बाय हैमिल्टोनियन आपको इस सिस्टम की क्या बताएगा, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी बताता है। ये जो फैक्टर इसे हैमिल्टोनियन कहते हैं, इसे एच से लिख सकते हैं। तो ये आपके पास 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन आ गई, स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन। आप इस वेव इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे कहीं पे भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है, और दरअसल आपके पास जो टाइम डिपेंडेंट भी है उसमें भी टाइम इन्वॉल्व नहीं होगा, लेकिन उसको जब आप डिराइव करेंगे तो उसका तरीका कुछ और है। तो ये आपके पास आ गया टाइम इंडिपेंडेंट स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन। आपने यहाँ तक लिखनी है, उसे हैमिल्टोनियन के बारे में बता दें। हैमिल्टोनियन पे उसने पूछा भी हुआ है 2019 में कि हैमिल्टोनियन क्या होता है, तो इसका सम जो है, जो कि आपको काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में बताता है टोटल इन फॉर्म ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, उसे हम हैमिल्टोनियन कहते हैं। उसके बाद वो आपसे पूछ सकता है कि इसकी एप्लीकेशन क्या है या इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। सिग्निफिकेंस क्या है किसकी, स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन की। तो स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट इक्वेशन ऐसे ही है जैसे न्यूटन्स इक्वेशन है, न्यूटन्स ने इक्वेशन दी थी
और न्यूटन्स इक्वेशन जो है न्यूटोनियंस लॉ को बताती हैं। फिजिक्स में न्यूटोनियन लॉ की बहुत अहमियत है। उस तमाम न्यूटोनियंस लॉ को डिस्क्राइब करने के लिए, उनकी प्रॉपर्टी को डिस्कस करने के लिए हम न्यूटोनियंस इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह हम मैक्सवेल इक्वेशंस को इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को एक्सप्लेन करने के लिए। इसी तरह हम फ्लूइड डायनामिक्स की जो वेव्स हैं उन्हें हम बर्नौली इक्वेशन से एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह हम डी ब्रोगली वेव को या ड्यूलिटी ऑफ वेव को एक्सप्लेन करने के लिए हम स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो फिजिकल सिग्निफिकेंस पूछे तो आपने बताना है कि जैसे न्यूटोनियंस वेव हैं, जैसे फ्लूइड डायनामिक्स की वेव्स हैं, जैसे आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, जैसे रिलेटिविटी की इक्वेशंस हैं, जैसे ये सारी इक्वेशंस अपने अपने जो है स्पेसिफिक फील्ड को एक्सप्लेन करती हैं। इसी तरह हमारे पास जो वेव्स हैं, जो ड्यूलिटी ऑफ वेव्स है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम स्क्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट टाइम इक्वेशंस, टाइम डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट दोनों का इस्तेमाल करते हैं। तो ये इसकी थी फिजिकल सिग्निफिकेंस। इसके अलावा इधर से नहीं आता। बाकी आपका क्वेश्चन टाइम डिपेंडेंट वाला है, वो करना है वो इंशाल्लाह मैं लास्ट 2 टॉपिक्स में, क्योंकि वो अलग से सारे नोट्स हैं, तो जब उनको डिस्कस करेंगे साइक्लोट्रॉन, बेटाट्रॉन, सारी चीज़ों को, तो वो उसमें डिस्कस हो जाएगा। इसमें मैं आपको दोबारा बता दूं आपने पेपर में हल कैसे करना है। पहले आप डेफिनेशन लिखें इसकी, श्रोडिंगर टाइम इंडिपेंडेंट वेव इक्वेशन की। एक्सप्लेनेशन में क्लासिकल वेव इक्वेशन लें। क्लासिकल वेव इक्वेशन लिखने के बाद एक एक चीज को एक्सप्लेन करें, निकालें उसकी वैल्यू, वेव फंक्शन की वैल्यू निकालें, ग्रेडियंट स्केयर की वैल्यू निकालें, 1/v² की वैल्यू निकालें, फिर सिग्मा पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम निकालें, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स निकालें, उन सबको अंदर फिक्स करें, उसके अंदर पुट करें, फिर 3 डायमेंशनल वेव निकालें, और फिर 1 डायमेंशनल वेव और हैमिल्टोनियन सिस्टम बताएं, और आपका लॉन्ग क्वेश्चन मुकम्मल 10 नंबर का या 20 नंबर का भी ये आ जाता है, वो मुकम्मल होगा। जी सो फार अभी तक कोई इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो काइंडली आप मुझसे पूछ सकते हैं। काइंडली पूछें प्लीज। सर ये जो कैलकुलेशन है सर आपने जो बताया, हाँ सर जी, अगर इसका सॉरी आवाज नहीं आ रही। सर अगर आप कैलकुलेशन करके सर एक छोटी सी वीडियो को सर जी क्या कह रहे हैं? सर मैं कह रहा हूँ सर आपकी जो बात। कैलकुलेशन सर हाँ। आपने जो बताया कि सर जो जी। कैलकुलेशन सर आपने बताया हाँ सर इसकी वीडियो बना के सर काइंडली सेंड हाँ, कर मैं दे आपको सर तो थोड़ा बिल्कुल इजी हो जाएगा क्योंकि मैं कैलकुलेशन थोड़ा सा मैं ठीक है, मैं मैथमेटिकल जो है ना पोर्शन, वो आपको एक वीडियो बना के ना उसमें बता दूंगा, ठीक है? वो आप उसको देख लीजिएगा, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है? ये वैसे शायद मेरे पास बनी पड़ी है, मैंने पिछले सेशन को दी भी थी, मैं आपको भेज दूंगा अगर है तो। मैं ठीक है, वरना मैं आपको भेज देता हूँ कल। जी एनीबॉडी एल्स किसी और का क्वेश्चन कोई पूछना चाहे प्लीज। और सर दूसरा सवाल मेरा ये सर ये अभी जो पिछला टॉपिक किया हमने हिस्सेनबर्ग अनसर्टेनिटी वाला हम्म। सर सर आपके पास सिलेबस पढ़ा हुआ है सर इसके आगे देख ले सर ये जो रिलेशनशिप एंड इनडिटरमिनेसी बेस्ड ऑन कम्यूटेशन प्रॉपर्टीज सर ये दूसरा टॉपिक है या इसी के साथ है ये हिस्सेनबर्ग के साथ ही है हाँ, वो जब हम एसी को डिस्कस करेंगे तब हम इसको देखेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है बट दे हैव नो वर्थ, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है क्योंकि वो पेपर में नहीं आते, ठीक है? तो इसलिए मैं जब एसी वाला पोर्शन कराऊंगा तब इंशाल्लाह इसको टच करेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा कि काफ़ी ऐसे फिजिक्स में टॉपिक हैं जिनकी वर्थ नहीं है, तो इसलिए उनको करना फिर टाइम वेस्टेज है। तो इंशाल्लाह अगर उधर मैं जब कराऊंगा मैं आपको उसका बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर सर बस हाँ ये क्लियर करना था कि हाँ इसी के साथ है या अलग है सर ठीक हाँ, आप अभी ना मेरे ठीक है टॉपिक सर तैयार करें। थैंक यू हाँ, मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, ट्राई टू प्रिपेयर दीज टॉपिक्स। ये बहुत अच्छे टॉपिक और अहम टॉपिक हैं, और पेपर में आपको गारंटी देता हूँ जो एक टॉपिक भी नहीं छोड़ेगा वो 150 से ऊपर ही एक्सपेक्ट करे इधर से। अगर आप टॉपिक छोड़ते हैं और लोग छोड़ते हैं, मॉक अच्छे नहीं दे रहा, तो इसका मतलब है कि आप फिर वो एक्सपेक्ट ना करें। आप टॉपिक मेरे सारे करें इंशाल्लाह। आफ्टर एग्जाम आई विल होल्ड अ सेशन in which I will describe what topics are taken
बाय एग्जामिनर के कौन से टॉपिक्स एग्जामिनर ने लिए हैं जो मैंने तैयार कराए हैं, तो मैं बड़ा मुझे पता होता है कि ये आने वाला है। मतलब ये आने वाले का मतलब ये नहीं कि मैं कोई प्रोफेसी करता हूँ, इसका मतलब ये है कि आपका पिछले 20 सालों के पेपरों का मुआयना जो है वो इस कंक्लूजन की तरफ लेकर आता है कि बहुत हॉट टॉपिक्स जो हैं वो ये हैं। और बाकी जो मिसलेनियस होते हैं जो बुक में नहीं कहीं पे मिलते, वो भी मैंने उनको लिखा हुआ है कि वो भी आपको तैयार हो जाएं, ताकि आप किसी तरफ से भी आपके मार्क्स जो हैं उनमें कोई लूप होल ना रह जाए। जी किसी और का क्वेश्चन? आकिब साहब, उबैदुल्ला साहब, अकील, फरहान, आदिल, किसी का कोई क्वेश्चन है पूछें इससे रिलेटेड। आज मैंने इसको इतना ही कराना था, कल इंशाल्लाह क्वांटम मैकेनिक्स आगे चलेगी और इधर से मैं आगे बरकरार तैयारी करूंगा। चलिए, कुछ भी क्वेश्चन किसी का काइंडली? सर वन क्वेश्चन प्लीज। जी जी अकील साहब हुक्म। सर ये जितने आपने टॉपिक्स करवाए हैं ये लॉन्ग ही है ना, मींस सब 10 नंबर के मिनिमम? जी मिनिमम 10 नंबर और मिनिमम 4 नंबर भी। जैसे डी ब्रोगली पे वो 4 4 नंबर का पूछ सकता है। आप देखें ना, आप मॉक आपने शायद दिया है, मॉक में आपने देखा होगा मैंने 2 नंबर का भी एक पूछा है, एक 4 नंबर का पूछा है। आएगा इसी में से और होगा एक ही चीज, होगी एक ही चीज, होगा लॉन्ग ही, लेकिन उसके पार्ट कर देगा वो, ताकि बच्चे को पता लग जाए कि मैंने ये चीजें लिखनी है और ये नहीं लिखनी। जी जी ठीक है सर। हाँ आपने ना ये क्लासिकल फिजिक्स और क्वांटम फिजिक्स का बोला था, हाँ मेरे हाँ, ख्याल से डी ब्रोगली में बोला था शायद। मैंने अभी भी बोला है, हाँ बोला है बिल्कुल। हाँ सर, वो इसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बता दीजिएगा, क्वांटम फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स में। देखिए क्लासिकल फिजिक्स जो है, अगर हम स्पेसिफिकली वेव्स की बात करें, तो क्लासिकल फिजिक्स कहती है कि वेव जो होती हैं वो एज अ वेव ही है, ठीक है, और उनके साथ रिलेटिविटी मशरूत नहीं है। क्लासिकल फिजिक्स कहती हैं कि वेव जो है एज अ मैटर एक्ट नहीं करती। क्लासिकल फिजिक्स कहती हैं कि वेव जो है उसकी पोजीशन को आप आसानी से मेजर कर सकते हैं। तो लेकिन जब आई क्वांटम मैकेनिक्स में आ गया कि आपके पास जो वेव है, वो वेव जो है वो वेव ड्यूलिटी रखती है, वो मैटर के तौर पर भी एक्ट करती है। क्लासिकल फिजिक्स ये नहीं कहती थी कि एक पत्थर है तो पत्थर के साथ वेव एसोसिएट है, लेकिन जो आपके पास क्वांटम मैकेनिक्स है वो कहती है पत्थर है तो पत्थर भी वेव रखता है, लेकिन वो इतनी मतलब कम होती है कि उसको इग्नोर कर देना चाहिए। फिर उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपको वेव और जो मॉडर्न फिजिक्स है, जो वेव की फिजिक्स है, मॉडर्न फिजिक्स, दोनों को कपल करती है। जैसे मैंने अभी बताया कि आपके पास क्लासिकल फिजिक्स में जो वेव इक्वेशन है और जो डी ब्रोगली की वेव है, उन दोनों को क्वांटम मैकेनिक्स ने बताया। उसके बाद क्वांटम मैकेनिक्स जो है वो आपको फोटोन का कॉन्सेप्ट देती है कि कैसे वेव फोटोन कैसे फोटोन एक्ट करते हैं, और फोटोन जो है कैसे जो है एज अ मैटर एक्ट करते हैं और एज अ वेव एक्ट करते हैं। तो आगे आगे मैं जैसे चलता जाऊंगा मजीद चीजें खुलती जाएंगी कि कैसे जो है क्वांटम मैकेनिक्स जो है, क्वांटम मैकेनिक्स को मेजर करने के लिए और ऑपरेटर यूज किए जाते हैं जैसे हैमर। ये आगे आगे मैं आपको सारा बताता जाऊंगा वक्तन फा वक्तन। अभी सिर्फ वेव से बारे में ये है कि क्लासिकल का वेव के बारे में कॉन्सेप्ट थोड़ा है, और क्वांटम का इसके बारे में ड्यूलिटी का कॉन्सेप्ट है, जो आज हमने स्क्रोडिंगल में भी देखा है। आगे समझ? सर ये बाकी इंटरफेरेंस, रिफ्लेक्शन, ये डायफ्रैक्शन, वेव्स, ये ये क्लासिकल क्लासिकल फिजिक्स वेव्स, है? ये क्लासिकल वेव्स, प्योरली क्लासिकल वेव्स हैं। उनमें कहीं पे और भी सर हमने क्वांटम में? क्वांटम में ये जो है क्वांटम जो है वो आपको बताता है कि जहां पे डिफ्रैक्शन हो रही है वहां पे स्कैटरिंग भी हो रही है, ठीक है ना। मतलब वेव जो है वो जी आपस में इंटरफेरेंस कर रही हैं। इसका मतलब है वेव किसी चीज के साथ स्ट्राइक भी कर सकती हैं, उसके साथ टकराती हैं, उसको अपनी एनर्जी देती हैं। जबकि क्लासिकल फिजिक्स में ऐसी कोई बात नहीं हुई, ना टकराने की बात हुई, ना एनर्जी देने की बात हुई, वहाँ इंटेंसिटी की बात हुई। फिर मैंने आपको पिछले टॉपिक में इंटेंसिटी के बारे में बताया था कि वो कहती हैं कि वेव जो होती है उसकी एनर्जी इंटेंसिटी पे डिपेंड करती है, ठीक है ना, पीछे क्लासिकल फिजिक्स वाले। ये क्वांटम मैकेनिक्स वाले कहते हैं नहीं, वेव की एनर्जी उसकी फ्रीक्वेंसी या वेव लेंथ पे डिपेंड करती है। आगे समझ के नहीं? यस सर, यस सर, ये हाँ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। हाँ बिल्कुल, ये मैंने आपको बताया था, और ये इसी को जहन में रख के आप क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स के दरमियान एक अच्छा डिफरेंस देख सकते हैं। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता कल का टॉपिक होगा और आपके पॉइंट खुल जाएंगे।
कि और क्या चीजें क्लासिकल और क्वांटम मैकेनिक्स में डिफरेंशिएट करती हैं। सर ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ये क्वांटम में है ना? ऑब्वियसली, क्योंकि हम अब क्वांटम कर रहे हैं, हम तो वेव क्लासिकल वेव को तो टच भी नहीं कर रहे। सारे टॉपिक सर डेविसन जर्मन। जहाँ पर फोटोन का मीन्स हाँ बिल्कुल, आएगा जिक्र, वहां पर हम क्वांटम को डिस्कस करेंगे, ऐसे ही है ना? बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। जी जी सर, हाँ, ठीक है सर, थैंक यू। थैंक यू जी। जी स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच। आपसे कल मिलते हैं 8 बजे या 9 बजे, मैं कल लेक्चर लूंगा। किसी का कोई क्वेश्चन है और काइंडली मुझसे पूछ लें। कोई भी क्वेश्चन हो आप मुझसे पूछें, पास पेपर सोल्व करें, उनको लाजमी सोल्व करते रहें ताकि आपके लिए मसला ना हो इम्तिहान में। बाकी आपको इधर तैयारी करने के बाद फिजिक्स की, मैं श्योर हूँ इस बारे में, आपको किसी और सोर्स की, किसी और प्लेटफॉर्म की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इसको ही अच्छी तरह तैयार करें और साथ अपने ऐसे और प्रेसी को देखते जाएं और काम करता। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू सर ये सर, फिजिक्स थैंक यू। से आउट जी एक जी, क्वेश्चन पूछ सकता हूँ, जी जी इफ यू पूछें। डोंट माइंड? जी जी पूछें पूछें। सर ये जो है ना ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के बारे में पूछना था थोड़ा सा। किसके बारे में? ऑप्शनल? ऑप्शनल सब्जेक्ट्स, यस सर। बोलें, हुक्म करें। नहीं सर, कैसे ही ऑप्ट करने हैं ये थोड़ा सा बता दीजिएगा थोड़ा, देखें, मेहरबानी। आपने फिजिक्स रख लिया, इसमें आप 150 ले लिए फॉर एग्जांपल। आप पंजाबी लाजमी रखें, पंजाबी को हरगिज ना छोड़ें। पंजाबी रखने के 60 नंबर हैं, थोड़ी सी मेहनत करें 80 नंबर आ जाएंगे अगर आपकी गाइडेंस ठीक है। पंजाबी कभी ना छोड़ें, इवन के एक पठान भी है वो भी पंजाबी ना छोड़े, पंजाबी रख लें। इंडो पाक हिस्ट्री लाजमी रखें। इंडो पाक का सारा पेपर पोस्ट पार्टीशन में से आता है। पाकिस्तान अफेयर जिसने तैयार कर ली उसको इंडो पाक हिस्ट्री तैयार करने की जरूरत नहीं है। जेंडर स्टडीज रख लें या इन्वायरमेंटल साइंस रख लें, दोनों में से कोई एक सब्जेक्ट रख लें। साइंस का बैकग्राउंड अच्छा है तो इन्वायरमेंट साइंस रख लें, सोशल पे ज़्यादा ग्रिप है तो जेंडर रख लें। और एक साथ में आप लॉ में क्रिमिनोलॉजी रख लें। इंटरनेशनल लॉ आप बहुत ज़्यादा उसको जो है एग्जामिनर जो है उसकी सख्त चेकिंग करता है, तो आप ये रखें। क्रिमिनोलॉजी इज़ द बेस्ट ऑप्शन क्योंकि मैं इस प्रोसेस में से अभी गुजरा हूँ। क्रिमिनोलॉजी आप रख सकते हैं, जेंडर या एनवायरनमेंट साइंस रखें, इंडो पाक हिस्ट्री रखें। पंजाबी किसी भी कोर्स पे पंजाबी सब्जेक्ट को ना छोड़िएगा, जो मर्जी हो जाए। पंजाबी बगैर पढ़े आपको 50 से 60 नंबर देती है, जो कि सीएसएस में फुल तैयारी के बाद आते हैं। और साथ आपका 200 का फिजिक्स है। बस सीएसएस को बहुत इजी लेकर चलें, अपना ऐसे और प्रेसी पे फुल पोटेंशियल लगा दें, फुल पोटेंशियल जितना हो सकता है। जितने ज़्यादा टीचर्स को चेक कराएं उतना बेहतर है। बस, और बाकी चीज़ों को टाइमली देखते जाएं। सर ये जो इन्वायरमेंटल साइंसेज है इसकी तो आउटलाइन मेरे ख्याल से काफी ज्यादा है, कोई मसला ही नहीं, तो आपने आउटलाइन को देखना ही नहीं। यू जस्ट फोकस ऑन पास्ट पेपर्स, आप पास्ट पेपर्स पर फोकस करते हैं, बस इतना होता है। आप किसी भी सब्जेक्ट, इंडो पाक हिस्ट्री बहुत लंबा है, लेकिन मैंने अभी पेपर दिया, मैंने इंडो पाक हिस्ट्री की तो बुक भी नहीं खरीदी थी। मैंने पहली दफ़ा इंडो पाक रखा है, तो मैंने तो बुक भी नहीं खरीदी और मैं पेपर देने गया हूँ तो वहाँ सारा पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड था। तो आप अपने नॉलेज को एक्सपैंड करें। आपको नॉलेज, ओपिनियन आपका अच्छा होना चाहिए। आपको चीज़ों को क्रिटिकली थिंकिंग आपकी होनी चाहिए। आप चीज़ों को क्रिटिकली एवेल्युएट करने की जो है सलाहियत रखते हो, ना कि हर चीज़ को आप रट्टे की बुनियाद पर जो है सोल्व करना सीखें। और सर पंजाबी सर ये थोड़ा सा आउट मतलब सब्जेक्ट नहीं है, मींस आप मेरा इंजीनियरिंग बेस्ड है, तो मैं तो देखिए, मतलब मैं पांचवी ना, छठी में शायद पंजाबी पढ़ी थी मैंने। मैंने भी पंजाबी कभी नहीं पढ़ी, मैं भी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हूँ, फिर मैंने मास्टर इंग्लिश किया हुआ है साथ। मेन है आप माशाल्लाह। हाँ पंजाबी। मैंने अब तो मैं खुद पंजाबी का हफ्ते में 2 वीक जो है, मैं 2 दिन हफ्ता इतवार मॉर्निंग में क्लासेस लेता हूँ। इंतहाई आसान सब्जेक्ट है, इंतहाई ज़्यादा आसान सब्जेक्ट है। कोई इशू आप मुझसे पूछ लीजिएगा। मैंने भी जब लिया था मुझे पंजाबी बोलना भी नहीं आती ना लिखना आती थी, लेकिन मेरे अटेम्प्ट में 80 मार्क्स उसने दिए पहली में, और मेरे अभी 4-5 एमसीक्यूज गलत भी थे, और अभी पेपर काफ़ी अच्छा नहीं हुआ था। तो इस मुश्किल नहीं होता, दूर से चीज़ें बहुत मुश्किल लगती हैं, जब आप करीब आते हैं उनके अंदर घुसते हैं तो वो बहुत आसान होती जाती हैं। ठीक है। सर ये पीएमएस में 200 नंबर का नहीं है? पीएमएस में 200 नंबर क्या है वो मैं आपको सारा गाइड कर दूंगा इंशाल्लाह किसी दिन ना। मैं आपको कोई थोड़ा एक्स्ट्रा लेक्चर दूंगा। आपने मुझे करंट अफेयर का भी कहा हुआ है, मैंने उसके अलग से आपके जो है नोट्स निकाल के रखे हैं वो भी मैं आपको दे दूंगा। जी जी सर, जो बहुत मेहरबानी। हाँ, क्योंकि मैं बाकी भी जो भी स्टूडेंट सुन रहे हैं, मैं जो है जी सर, हमें भी चाहिए सर। हाँ, पता है मैंने करंट अफेयर जो फरवरी में आपके पेपर होने हैं, मैं हमेशा पेपर, अभी मैंने एक अटेम्प्ट ही दिया है,
जो भी टॉपिक अहम है, तालिबान के टॉपिक्स जितने अहम है, अफगानिस्तान एवैक्यूएशन पे है, अफगानिस्तान का फ्यूचर क्या होगा, और पाकिस्तान में जो वुमेन पे आए किस्म की वेव चल रही है, और इसके अलावा FATF का एक्शन प्लान जो है, जो टॉपिक आ सकते हैं करंट अफेयर में, क्लाइमेट चेंज जो है, इसके ऊपर यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क ने कन्वेंशनल एक रिपोर्ट जारी किया पिछले वीक में, उस पर लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो इसी तरह मैंने 10 टॉपिक जो है उन पे नोट्स बनाए हैं, और उनको मैं डेली बेस पे अखबार और मुख्तलिफ मैगजीन से उसमें ऐड करता हूँ। मैं आपको जब वो 1 माह तक प्रिपेयर हो जाएंगे, आप करंट अफेयर मुझ पे छोड़ दें, वो मैं नोट्स आपको दे दूंगा। और वो टॉपिक्स ऐसे होते हैं कि सारे पेपर में आते हैं। करंट अफेयर दरअसल इज द गेम ऑफ एंटिसिपेशन है, कि आप एंटिसिपेट कैसे कर सकते हैं कि कौन सी चीज़ वो पूछ सकता है। इसी तरह कश्मीर का मसला है, वो पूछ सकता है, कश्मीर किस पर्सपेक्टिव में आएगा वो पूछ सकता है। तो इस तरह करके 10 टॉपिक्स मैं आपको फुल प्रिपेयर अच्छे, जो खुद मैंने निकाल के अपने नोट्स बनाए हैं, किसी मैगजीन वगैरह नहीं, वो मैं आपको वैसे प्रोवाइड कर दूंगा, आप उन्हें देखें तो वो आपके लिए इशू नहीं होगा। लेकिन ये पेपर से कोई 2 माह पहले तक मैं आपको दूंगा, क्योंकि अभी इनकम्प्लीट होती हैं चीज़ें। पेपर आपका 2 माह 1 माह पहले बनता है, तो तब तक बहुत से टॉपिक्स अभी और आएंगे। अभी फॉर्मेशन ऑफ अफगान गवर्नमेंट होगा, तो what will the ramifications of this formation on this region as well as on a global forum। तो ये सारी चीजें जो हैं ये आएंगी, तो वो मैं आपको दे दूंगा। लेकिन आप अपनी रीडिंग करते रहें, आपका नॉलेज लाजमी होना जरूरी है। मैं तो सिर्फ आपको एक आउटलाइन और एक हेडिंग्स वाले नोट्स दूंगा, बाकी टाइम मिला उसको डिस्कस करेंगे। जी, किसी और का कोई क्वेश्चन? सर मेरा एक सवाल है सर, आपने बताया सर ये क्रिटिकल थिंकिंग के बारे में। सर आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, किस तरह डेवलप करें हम क्रिटिकल यार, थिंकिंग सर? फॉर क्रिटिकल थिंकिंग यू मस्ट रीड बुक्स। आपको बड़ी किताबें पढ़नी पड़े, आप किताबें पढ़ें। आप डॉन के एडिटोरियल रोज तीनों पढ़ें, 3 एडिटोरियल डॉन में आते हैं। आप जाहिद हुसैन का आर्टिकल ना छोड़ें, आप मलिहा लोधी का आर्टिकल ना छोड़ें। मलिहा लोधी का आर्टिकल जो मंडे को आता है, और जाहिद हुसैन का आर्टिकल जो बुध या जुमेरात को आता है या मंगल को, इन आर्टिकल्स को लाजमी पढ़ें। और एडिटोरियल रोज पढ़ें जब तक आप पास नहीं हो जाते CSS में। एडिटोरियल्स को अपना जो है दस्ते रास्त बना लें। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एडिटोरियल आप पढ़ते जाएंगे, आपका नॉलेज बढ़ता जाएगा, और आपके जो क्रिटिकल थिंकिंग है वो मजीद प्यूरीफाई होती जाएगी। और बुक्स अच्छी पढ़ लें, मलिया लोधी की बुक्स बड़ी अच्छी हैं, वो पढ़ लें। मलिया लोधी की पाकिस्तान बियॉन्ड द स्टेट क्राइसिस, वो एक अच्छी किताब है। आयशा जलाल की बुक्स अच्छी होती हैं, वो पढ़ लें। आप एक एक किताब पढ़ लें, सिर्फ 3 किताबें पढ़ लें। पाकिस्तान आ हार्ड कंट्री पढ़ लें, मलिया लोधी की पाकिस्तान बियॉन्ड द क्राइसिस पढ़ लें, और अभी अफगानिस्तान इशू पे जाहिद हुसैन की आई है नो विन वार अफगानिस्तान फ्यूचर, वो आप पढ़ लें। ये 3 किताबें मैं ग्रुप में भी आपको बता दूंगा, ये क्रिटिकल थिंकिंग आपकी मजबूत कर देंगी इंशाल्लाह। और डॉन के एडिटोरियल तो पक्के हैं, चाहे जो मर्जी हो, आप डॉन के एडिटोरियल तीनों डेली पढ़ें, एडिटोरियल पे कंप्रोमाइज ना कीजिएगा। थैंक यू जी सर, सर, थैंक यू थैंक सर। यू। सर लास्ट सवाल है सर। जी जी सर माशाल्लाह सर, अभी बस अभी तो ये मीटिंग एंड भी हो रही है, लेकिन सर आखिरी सवाल है सर। माशाल्लाह सर आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए ये इंग्लिश प्रेसी में सर, प्रेसी इन कंपोजिशन में। हाँ, सर फिर इंग्लिश। वो किसी दिन सर वो भी थोड़ा सा, सर अभी तो नहीं, हाँ, वो फिर किसी और इंशाल्लाह। दिन जब आप हाँ, फ्री हो मैं सर। आपको बताऊंगा, मेरे पास जितनी चीज़ें बनी हुई हैं मैं वो आपको प्रोवाइड कर दूंगा। वो भी एक डिस्कस करेंगे, आप लाजमी पूछ लिया करें, लाजमी। जो मुझे थोड़ा बहुत इल्म है तो आप उससे लाजमी पूछें, इंशाल्लाह आप हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अभी तो मैं सिर्फ फिजिक्स से रिलेटेड ही पढ़ा रहा हूँ, तो अल्लाह करम करे इंशाल्लाह फिर मैं आपको लाजमी गाइड करूँगा। अभी मैं इस काबिल तो नहीं हूँ कि मैं किसी को मशवरे दूँ, तो इंशाल्लाह आप जो मुझे बेहतर थोड़े नंबर हैं उनमें मैं आपको गाइड कर सकता हूँ। इस तरह आपका बेहतर हो सकता है। जी, कोई क्वेश्चन किसी का प्लीज? थैंक यू सर। जी, थैंक यू।